ओके भाई, अगले टॉपिक्स देखते हैं आज। नेक्स्ट इज वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स अगला टॉपिक है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। 4 5 6 नंबर दे देते हैं इसको। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर आपके ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, तो इन दो वेक्टर्स इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनाना चाहते हैं हम। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनाना चाहते हैं हम, तो वो कैसे बनेगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू आर। ए बी वेक्टर। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap a b वेक्टर। इसका एक छोटा सा प्रूफ समझ लेते हैं। कहते हैं अगर दो पॉइंट्स मालूम हो तो उनके वेक्टर कैसे बना सकते हैं? x2 minus x1 i cap, y2 minus y1 j cap, z2 minus z1 k cap। वैसे तो याद ही रख लो, वो भी बहुत इजी है, बार बार मैं ये बोलता रहूंगा। इसको बोलता हूं मैं टर्मिनल माइनस इनिशियल। टर्मिनल मतलब अगर मैं ए बी वेक्टर बना दूं तो बी पे टर्मिनेट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल। टर्मिनल वालों में से इनिशियल वाले पॉइंट्स माइनस करने। टर्मिनल माइनस इनिशियल, ये टर्म मैं बहुत बार बोलूंगा जब हमें दो पॉइंट्स के हेल्प से वेक्टर बनाने होंगे। अब ये ऐसा ही क्यों बना, उसकी भी एक बार समझ लेते हैं। कहता मान लो ये पोजीशन वेक्टर है बी का, ओ बी पोजीशन वेक्टर, ये ओ। ऐसे में इधर पोजीशन वेक्टर बना लेता हूं ए का। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और पॉइंट पे जाके खत्म होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा ए बी वेक्टर। एक बार जरा ध्यान से देख के ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि क्लोजिंग साइड कौन सी है। ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग साइड कौन सी है? हाँ जी, ए बी कहाँ क्लोजिंग है भाई? ओ बी क्लोजिंग है, तो ये लिखना ठीक रहेगा, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। पर मुझे तो ए बी चाहिए ना, ए बी विल बी ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओ ए क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से आप ए माइनस कर लो, ठीक है। बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। फिर आप इसको माइनस कर लोगे, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। कुछ चीजें हैं समझने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब थ्योरेटिकली आप उनको करोगे तो बहुत आसान है। जैसे कि मैं कह तो देता हूं कि ये पोजीशन वेक्टर है, मान लो पॉइंट P का, एक ओपी वेक्टर है, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है और इधर z एक्सिस है। मैं कह तो रहा हूं कि ये ओपी पोजीशन वेक्टर है, बट इसके साथ कुछ और चीजें भी निकल के आती हैं। अगर वो ओपी पोजीशन वेक्टर है तो कुछ तो वहां पे x का कंपोनेंट होगा, कुछ y का कंपोनेंट होगा, कुछ z का कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट से बात याद रखना, कंपोनेंट का मतलब है कि ये वाला वेक्टर ox, ये वाला वेक्टर oy और ये वाला वेक्टर oz, तीनों को ऐड करके ओपी बनेगा।
तीनों को ऐड करके ओपी बनेगा। ओ एक्स वाले की लेंथ अगर हम एक्स पकड़ लें, इसकी पकड़ लेते हैं वाई, इसकी ले लेते हैं जेड, तो ओपी वेक्टर वुड बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दैट इज योर ओपी वेक्टर, दैट इज योर ओपी वेक्टर। ये बात समझ में आती? तो पहले मैं बात करूंगा ए की, ए के कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1। अब मैंने ध्यान से देखो, मैंने x कोऑर्डिनेट कितना, सॉरी x कंपोनेंट कितना लिया, जितना x कोऑर्डिनेट मूव हुआ, चाहे मैं x कंपोनेंट बोलूं या x कोऑर्डिनेट बोलूं, क्या वो एक ही बात नहीं है? मैंने y कंपोनेंट कितना लिया, y कंपोनेंट उतना ही है जितना मेरा y कोऑर्डिनेट है। y कंपोनेंट बोलूं या y कोऑर्डिनेट बोलूं, एक ही बात नहीं। z कंपोनेंट बोलूं या z कोऑर्डिनेट बोलूं, क्या एक बात नहीं है? कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट मतलब अलग अलग है, बट हमारे लिए फायदे की बात यह है कि दोनों सेम ही मतलब नंबर्स है। कंपोनेंट लिखेंगे तो भी हम सेम ही नंबर लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो भी हम सेम ही नंबर लिखेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कहीं कोई पॉइंट है ग्राफ के ऊपर x1 y1 z1, तो इसका वेक्टर होता है x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर कोई पॉइंट होता है x1 y1 z1, तो उसका वेक्टर होता है x1 i कैप y1 j कैप एंड z1 k कैप। किसी को कोई बात यहां तक जो ना समझ में आई हो? ठीक है, थोड़ा ज्यादा डेप्थ में चले गए हम। ट्रस्ट में क्वेश्चंस करते रहेंगे, ये चीजें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। बस एक अंडरलाइन बात आपने जो याद रखनी है, कंपोनेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स आर सेम थिंग। ये तब की बात है जब हम ग्राफ के ऊपर है। फिजिक्स वालों से लड़ने मत चले जाना कि सर ने बोला था कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है, वहां कोऑर्डिनेट बेचारे के पास हो ना कोई। इंडिविजुअल मतलब भी हमको पता होने चाहिए और उनका क्या रिलेशन है वो भी पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स है चाहे कोऑर्डिनेट्स है, एक ही बात। ठीक है, एक टॉपिक है, उसके बाद देन विल हैव क्वेश्चंस, तो उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इसके। यहाँ पे मान लो पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, ये बनाया OA वेक्टर, ये बनाया OB वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं R1 वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं R2 वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है AB, और बीच में एक तीसरा वेक्टर आया R3 वेक्टर, जिसने इन दोनों को m/n में डिवाइड कर दिया। एक था R1 वेक्टर, एक था R2 वेक्टर, उन R1 R2 की ज्वाइन करने वाली लाइन को तीसरे वेक्टर ने बीच में से डिवाइड कर दिया। फिर हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, याद है सेक्शन फॉर्मूला? m वाला जाएगा b के पास, n वाला जाएगा a के पास। m वाला जाएगा b के पास, m R2 वेक्टर प्लस n R1 वेक्टर, that will be equal to R3 vector, that will be equal to R3 vector, that is section formula। सेक्शन फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता था? नॉर्मली आप m को b के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे, इसके x कोऑर्डिनेट के लिए m को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे, और सिमिलरली n को इसके x कोऑर्डिनेट और n को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे। बाद में कोऑर्डिनेट्स x वाले को x में ऐड कर लो, y वाले को y में, और डिवाइड बाय m प्लस n कर लो, यही करते थे। यहाँ पे भी फिर m प्लस n रह गया भाई, ये भी कर लो। वो सेम ही है, बस पहले हम इसको कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, पूरे वेक्टर के साथ कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, अब कोऑर्डिनेट्स की जगह उसके पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय m प्लस n, दैट विल बी द सेक्शन फॉर्मूला। इसमें एक और चीज होती है सेक्शन फॉर्मूला में ही, ये तो होता है इंटरनली, जब जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो लाइन के अंदर है,
तो वो इंटरनली मानते हैं। एक्सटर्नली का केस समझते हो, MR2 माइनस NR1 अपॉन M माइनस N। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि एक है आपका पॉइंट A इधर, एक है पॉइंट B, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट है वो और इधर ही है, R3 वेक्टर, R3 वेक्टर। अब मैं पूछूं R3 ये जो C पॉइंट है AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो एक AC रेशो BC में डिवाइड कर रहा है वो। तो इस केस में बोलते हैं कि जो ये पॉइंट C है वो AB को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, जो पॉइंट C है वो AB को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है। यहाँ पे जो था वो C बीच में था, ये C जो था वो बीच में था, वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे C AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो एक्सटर्नली के केस में इंस्टेड ऑफ एडिशन वी पुट माइनस। थर्ड है, अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, C एक मिड पॉइंट बन जाए, C अगर मिड पॉइंट बन जाता है तो जो ये M रेशो N है ये बन जाती है 1:1, M रेशो N बन जाती है हमारी 1:1। फिर आप 1:1 पुट कर लो इसमें, मिड पॉइंट है तो इनसाइड ही होगा ना, एक्सटर्नल तो नहीं हो सकता। क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2/2, R1 प्लस R2/2। तो इसके अंदर तीन चीजें हैं, इंटरनली, एक्सटर्नली एंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बच्चे वैसे तो ना ये प्रैक्टिकली फील करना थोड़ा डिफिकल्ट है इस बात को, एक्सटर्नली वाला केस, पर फिर भी थ्योरेटिकली उन्होंने करवा दिया है जबरदस्ती। कहता वैसे तो इस AB के दो टुकड़े अगर आपको करने हैं तो दो टुकड़े तो बीच में से काट के होते हैं किसी चीज के, है ना। अगर मैं बोलूं कि एक आपको मैंने कोई स्टिक दिया उसको तोड़ना है तो तोड़ोगे तो बीच में से ही ना, जहां पे वो स्टिक है ही नहीं वहां से कैसे तोड़ोगे, है ना। बट थ्योरेटिकली कहता है एक चीज हो सकती है कि आपने इसको हाइपोथेटिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जिन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है वो डिवीजन वाला पॉइंट बाहर पड़ा है। तो कहता आप AC और BC अगर देखा, अगर बीच में भी होता पॉइंट, अगर मेरा AB ये C बाहर होने के बजाय अंदर भी होता तो भी तो AC और BC ही होती ना रेशो, तो भी AC अपॉन BC रेशो बनती ना। तो कहता कोई बात नहीं, अगर पॉइंट बाहर है तब अब AC अपॉन BC ले लो, ठीक है। तो इसका ना फायदा है, मतलब हमें नहीं कह सकते, चलो क्वेश्चन वाइज तो नहीं, बट वैसे जिन्होंने बनाया होगा और जो लोग इसको यूज करते होंगे अपने प्रोफेशन में उनके लिए बहुत फायदे की बात है। बेशक मेरे पास पॉइंट सिर्फ A एंड B अवेलेबल है, पर जो C पॉइंट, कोई भी पॉइंट चाहे वो इनके अंदर हो या इनके बाहर हो, अगर मुझे उसकी रेशो पता है तो मैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ, या कोऑर्डिनेट्स पता है तो रेशो निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हम इस बात पे लिमिटेड नहीं है कि अंदर मिलेगा पॉइंट तभी कुछ होगा, बाहर भी मिलेगा तो भी चीजें हो सकती हैं। चलो आई होप यहां तक कहानी सारी समझ में आई है। क्वेश्चंस देखते हैं कितने हैं जिनके पास अभी क्वेश्चंस अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, मतलब मुझे किसने दिए, तूने दी? तुम लोगों के पास बुक नहीं है, दोनों के पास नहीं, फोन नहीं। एक काम करो, तू इसके साथ शेयर कर, तुम ये रखो, तुम दोनों आपस में शेयर करो, आपस में शेयर कर लो ना यार, से सॉल्यूशन में इतना मजा नहीं है। तुम करोगे फिर चेस करो साथ में, अच्छा तू कर ले इधर चेयर, चल तू कर ले, अब कर ले। पहला क्वेश्चन देखो, डिस्कस ही करेंगे अभी फिलहाल, सॉल्व देखेंगे, जो करने लायक होगा वही करेंगे। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है। कौन सा वेक्टर है भैया, ये तो कंपोनेंट्स वाला वेक्टर गिवन है ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हाँ जी, और सेकंड एक्सेस आपने फर्स्ट खोल लिया, सेकंड
इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। मैं इसका एक बार फटाफट वो बता देता हूं कि कैसे। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, आपको इस पॉइंट तक पहुंचना था। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड, यहां से लेकर एक वेक्टर गया यहां तक, मुझे इसकी लेंथ चाहिए। इसकी लेंथ कैसे आएगी? एक्स वाई जेड है ना, इसकी लेंथ कैसे आएगी वेक्टर की? वो सॉरी, डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट कर रहा हूं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर अंडर रूट। कर सकते हैं ऐसा? तो इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से बना है हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, ये भी लिख के लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अगर आपके पास एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट, होल अंडर रूट। निकल आएंगे पहले तीनों के मैग्नीट्यूड्स। फिर कहते हैं राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड। कहता है ऐसे दो वेक्टर्स लिखो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। मैंने कहा ये भी बहुत आसान है लिखना। जैसे पहले मैं लिख लिया 2i कैप 3j कैप 4k कैप। अल्टीमेटली जब मैग्नीट्यूड निकलना है तो सबका स्क्वायर होके ऐड हो जाने हैं। तो अगर मैं 2 3 4 लिखूं या 3 2 4 लिखूं, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये दो अलग वेक्टर्स है ना, दो अलग वेक्टर्स हैं, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हमने क्या करना है? स्क्वायरिंग एडिंग कर देनी है कंपोनेंट्स की। अगर आप इनको ऐसे करने के बजाय ऐसा भी कर सकते थे कि किसी के आगे नेगेटिव लगा दो, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, क्योंकि अल्टीमेटली जब स्क्वायरिंग होनी है तो सारे प्लस ही हो जाने। चाहे आप दोनों कर दो, हिला भी दो और नेगेटिव भी कर दो। 3 को आगे ले आए, 2 को पीछे ले जाओ और नेगेटिव कर दो, तो भी वो क्या होना? अल्टीमेटली स्क्वायरिंग एडिंग होके मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ जाना। ठीक लग रही है बात मेरी? पक्का? ठीक है। तो कहते हैं ऐसे दो वेक्टर्स लिखो। मैंने कहा दो क्या, चाहे 20 लिखवा लो, तो बहुत आसान है काम। क्लियर रहेगा? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन चेंज। थर्ड क्वेश्चन देखो, उसमें वाइस वर्सा बोला होगा। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है हमारे लिए? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब क्या है हमारे लिए? यूनिट वेक्टर। कोई यूनिट वेक्टर बोलो, कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अच्छा, मैं चाहता हूं कि दो ऐसे वेक्टर्स हो जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक वेक्टर जो मेरे दिमाग इमीडिएट अभी आ रहा है वो ये आ रहा है। आप इसका देखो जरा मैग्नीट्यूड करके कितना आएगा। मैग्नीट्यूड करके कितना है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर, अब यार नाम बाद में देते हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, पहले उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1, 2 से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया मेरा पहला वेक्टर, ठीक है। पर जब मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो यही निकलेगा। ये ओवरऑल बन गया 2/√3i कैप 2/√3j कैप प्लस 2/√3k कैप। R2 वेक्टर देखते हैं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मैग्नीट्यूड आ गया, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता तो 5 आ जाएगा। आप कोई भी नंबर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 2 और 5 लिखे। अभी करने की जरूरत नहीं है इसके आगे, बट मैं बताता हूँ इसके आगे क्या होता। अभी उसने हमसे मांगे थे ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। बच्चों आप इनकी डायरेक्शन निकालोगे ना दोनों की जब, तो वो डायरेक्शन यही आनी है, इसकी भी यही आनी है, इसकी भी यही आनी है। दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, यूनिट वेक्टर दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड दोनों के डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आप इनकी डायरेक्शन देखने जाओगे तो डायरेक्शन विल बी
सेम, मैग्नीट्यूड उनका दोनों डिफरेंट आएगा और डायरेक्शन दोनों की सेम आएगी, यानी दोनों का यूनिट वेक्टर यही आने वाला है। यूनिट वेक्टर आता निकालना, एक ये हमने डिस्कस किया था वैसे पहले वाली क्लास में भी। एक वेक्टर दो चीजों से जुड़ के बनता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे आएगी, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका डायरेक्शन मिल जाएगी, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। दो वेक्टर्स इक्वल हैं, इसका मतलब उसके सारे कंपोनेंट्स इक्वल हैं। अगर कहीं पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है और वो इक्वल है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए एक्स के इक्वल हो, बी वाई के एंड सी जेड के, तीनों ही इक्वल होने जरूरी है। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं आपस में तो उनके कंपोनेंट्स का भी इक्वल होना कंपलसरी है। Find the scalar and vector components of the vector with initial point this and terminal point this। तो सिंपली आप उसका वेक्टर बना लोगे,